अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, तक़सीम हिंद से ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर एक सबसे बड़ा तनाज़ा है और एक ऐसा तनाज़ा कि जिसके ऊपर दोनों मुल्क 1948, फिर 1965, 1971 में गोया के 3 जंगें लड़ चुके और इस दौरान फिर हुआ कि आगे चल के गोया के साचिन का महाज हो, फिर या कारगिल हो, वहाँ पे भी दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने नज़र आईं। और फिर आगे चलते हैं तो भारत के अंदर कई दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, गोया कि वहाँ पे ताज होटल हो, पार्लिमान हो भारत की, या उसके बाद समझौता एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो, या इस तरह के दीगर वाक़यात जिनको ले कर भारत ने हमेशा बग़ैर किसी तहकीक के पाकिस्तान की तरफ उंगलियाँ उठाएँ। और इस दौरान हम भी कहते हैं कि आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं भारत का हाथ नज़र आ रहा है। और नाज़रीन, मामला यहाँ पे नहीं रुकता बल्कि आगे हम चलते हैं तो फिर पुलवामा होता है 2019 में, और वहाँ पे भी जब भारतीय फ़ौजी मारे जाते हैं तो बिला ताख़ीर अगेन भारत पाकिस्तान की तरफ उंगलियाँ उठाता है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि इसके बाद गोया के 14 फरवरी को ग़ालिबन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है और बालाकोट में बकौल भारत के कि वहाँ पे दहशतगर्दी के कैंप से उनको निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद में कोई सबूत नहीं मिलते। बाद में पाकिस्तान भी इसका जवाब देता है और 27 फरवरी को फिर पाकिस्तान के गोया के तैयारे अपने फ़िज़ाई हदूद पे रहते हुए भारतीय तैयारों को निशाना बनाते हैं। और इस दौरान फिर एक पायलट अभिनंदन को गिरफ़्तार भी किया जाता है, जिसको फिर वाघा के रास्ते वापस भेजा जाता है। और पाकिस्तान का उस वक्त भी बयान ये था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग जो है वो और ज़्यादा गहरी हो और जिससे यकीनी तौर पर ख़ित्ते के ममालिक और साथ में दोनों मुल्कों के जवाम उसको नुकसान होगा। लेकिन नाज़रीन, फिर अप्रैल गोया कि कुछ दिन पहले अगेन पहलगाम का इलाका है मकबूजा कश्मीर में, जहाँ पे किसी तरह की वारदात होती है जिसमें 27 लोग मारे जाते हैं। और जो टाइम लाइन है वो ये बताती है कि हार्डली कोई 4-5 मिनट ही नहीं गुजरते इस वाक़े को कि उसके बाद दिल्ली सरकार अगेन इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार देती है। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा वापस मुख्तसर करके वापस आते हैं, एक इजलास होता है जिसके बाद एक एकतरफ़ा ऐलान देखने को मिलता है। गोया कि सिंधास मुआहदा कि जो आलमी बैंक के नीचे दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम से मुताल्लिक हुआ था, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पहलगाम के अंदर जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी। पाकिस्तान भी इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी से लेता है। यहाँ पे एक इजलास होता है कौमी सलामती कमेटी का, जिसके बाद पाकिस्तान भी वो कहते हैं ना कि टेट फॉर टैट, गोया कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को लेकर इकदाम उठाए तो पाकिस्तान ने भी ऐसा किया। गोया कि यहाँ मौजूद भारतीयों को 48 घंटे में वतन मुल्क छोड़ने का कहा गया। साथ में जो भारत के साथ सफारती ताल्लुकात उसको भी इंतहाई निचली सतह पर लाया गया। भारत के साथ तमाम जो ट्रेड है, जो बिलवास्ता है, बराह रास्त है, उसको बंद कर दिया गया। साथ में जो वाघा बॉर्डर आखिरी रास्ता खुला था उसे भी क्लोज़ कर दिया गया। और अब कहना यह है कि अगेन भारत एक और एडवेंचर की तरफ जा रहा है और ये कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में दहशतगर्दी की कुछ वारदातें कर सकता है। इस दौरान आलमी बिरादरी इस पर रिस्पॉन्ड तो कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया, दोनों ममालिक से कहा है कि तामुल के साथ आगे बढ़ें और सिचुएशन को डी एस्केलेट करें। लेकिन इस दौरान जो स्टेट डिपार्टमेंट अमरीका का है, आज वहाँ पर भी ब्रीफिंग हुई और पाकिस्तान भारत को लेकर कुछ सवालात हुए, जिसमें अमरीका ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है कि सारे एपिसोड में अमरीका भारत के साथ खड़ा है। और जब कश्मीर से मुताल्लिक सवाल हुआ तो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने इस पर किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया। तो नाज़रीन, एक बार फिर हम कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान के जो एटमी क़ुव्वत के हामिल ममालिक हैं उनके दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं। सिचुएशन किस तरफ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत की जानिब से पानी बंद करना है इसको एक्ट ऑफ वार करार दिया है। जब एक्ट ऑफ वार है तो यकीनी तौर पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो जवाब कहाँ पे होगा? मैदान जंग में होगा तो कितना हौलनाक होगा। और अगर इस मामले को सफारती सतह पर हल करना है तो वो कितना कुछ उसकी पॉसिबिलिटी है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इस सारे एपिसोड के अंदर मुल्क के अंदर जो यकजहती की फ़िज़ा क्या वो कायम है, नहीं है, तो कैसे कायम होगी, इस पर डिस्पेट करेंगे। मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, फैसल चौधरी सीनियर कानूनदान है और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आप दिफाई तजज़ियाकार हैं। लेकिन मैं डिबेट ओपन करने से पहले कुछ सवालात हैं कि जो ख़ुद भारत में तो कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन कश्मीर के अंदर भी कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये जो वहाँ पर वाक़या हुआ है
इसको लेके गोए कि किस तरह के सवाल आते, पहले नौजवान क्या कह रहे हैं तो वो सुनना चाहेंगे। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या जग मार रहे थे? फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात करें ये वारिया लुक होना या वलसा या नेशनल ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। कश्मीरी नौजवान सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो मकबूजा कश्मीर के कठपुतली साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, वो भी सुने। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। फैसल चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। पहले तो जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है, आपको लगता है कि यही एक पॉसिबल और बेस्ट रिस्पांस था? और उसके बाद जो एक मुल्क के अंदर सियासी फ़िज़ा को बेहतर करने के वाले जो एफर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि सेनेट का इजलास हुआ, मुतफ़िका करारदाद आई, तो बतौर तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या आप मुतमईन है कि गवर्नमेंट चीज़ों को बेहतर अंदाज में टेकअप कर रही है? थैंक यू सर। पहली बात तो ये है कि ये रिस्पांस आया है, बेहतर आया है, इसको हमें मज़ीद बढ़ाना है। जिस तरह से कि वॉर मॉन्गरिंग और जिंगुइज़म इंडिया में इस वक्त चल रहा है, इस वॉर को लेके हमारी तरफ से एक मैसेज यूनिफिकेशन का जाना चाहिए था, वो यूनिफिकेशन का मैसेज गया है। हैविंग सेड सो, मेरा ख्याल में हमें कुछ जो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि बीइंग अ लॉयर मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो कुलभूषण जाधव की अपील है वो फौरी तौर पे प्रायोरिटी बेसिस पे हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने लगानी चाहिए और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उनको ट्रीट करके सज़ा दी जानी चाहिए बिकॉज वो स्पाइंग है। स्पाइंग जो है इंटरनेशनल जो एक हीनियस क्राइम है उनमें से एक बहुत सीरियस क्राइम है और हमें उसको लंबा नहीं करना चाहिए बिकॉज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो एम्बार्गो है वो सिर्फ इस हद तक का आप फेयर ट्रायल और अपील का और ड्यू प्रोसेस का हक जो है वो महफूज रखें। तो उसके बाद मैं ये भी इस हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से भी तवक्को करता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल कंसेंसस है जो उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। उसके लिए आपको सेनेट का एक इजलास हुआ है, नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए और वज़ीर आज़म की मदय्यत में या आप सरकार की मदय्यत में असम्बली बेहतरीन एक फोरम होता है, वहाँ पर तमाम पार्टीज़ को बुलाएं। दैन मैंने कल भी एक ट्वीट किया है, मेरी नज़र में ये इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त आप पार्लियामेंटेरियंस, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का वफद अडयाला भी भेजें, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का वफद कोट लखपत भेजें और वहाँ पे इमरान खान साहब को, पहले तो इमरान खान साहब के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। देखिए, फ़ौज हमेशा अवाम के सर पे लड़ती है और अवाम को सियासी जमातें रिप्रेजेंट करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहे किसी को ये पसंद हो ना पसंद हो, इमरान खान किसी को पसंद हो ना पसंद हो, ये फैक्ट है कि वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और जो 2019 में अभिनंदन का जो एक एपिसोड हुआ उसमें उनकी जो इंडिया की तरफ जो ट्रीटमेंट था वो बहुत बोल्ड था, बहुत अप्रिशिएट हुआ वर्ल्ड ओवर। इसके साथ साथ हमें दुनिया में ये तासुर भी देना है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। इंडिया की हमेशा से ये एफर्ट रही है कि विदाउट एविडेंस वो पाकिस्तान के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करते हैं। वी शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क देम टू शेयर द एविडेंस। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हमने उस वक्त भी एक ऑफ़र दिया था कि आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें।
ताकि इंडिया को हम बैकफुट पे डाल सकें। इंडिया में जो एक माइंड सेट इस वक्त है, जो मोदी की सूरत में है या बीजेपी की सूरत में है, वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा उनका इवन इलेक्शंस में होता है। सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड देम प्रॉपरली। जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करें ये ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा वाइब्रेंट करना चाहिए, इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहिए और इसको वाइडन करना चाहिए। और वो लोग जो इस रिस्पांस में अभी शामिल नहीं हुए हैं, उन तमाम सेगमेंट्स को भी लेके और स्पेशली मीडिया एंड सोशल मीडिया पे जो लगाई कदगन है उसको खोलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। कि पाकिस्तान के जो डायस्पोरा है बाहर उसको भी यूज़ करें ताकि अमेरिकन के ऊपर बहुत असर है उनका। तो मैं चाहूँगा आगे भी डिस्कशन को बढ़ाएंगे, पॉइंट टेकन। लेकिन इनफैक्ट जो फैसल कह रहे हैं बात, इट्स सो सिंपल कि क्योंकि इंडिया के अंदर आपने इलेक्शन देने हैं तो एंटाई पाकिस्तान एक आप नैरेटिव लेके चलेंगे तो लोग वाह वाह करेंगे, आपको वोट डालेंगे। या इस बार आपको लगता है कि इंडियन डिज़ाइंस कहीं बड़े हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो भी इजराइल के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है, और क्योंकि वहाँ पे जिस तरह जेनोसाइड हो रहा है और जिस तरह आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, अब भारत को भी थोड़ा सा हौसला हो रहा है कि अगर कुछ करेगा। क्योंकि 2019 में आपने देखा है कि जिस तरह कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया गया, गोया कि दुनिया ने वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कंसर्न शो नहीं किए। तो आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक या उससे बड़े कोई डिज़ाइन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइट एंड इट्स अ प्लेयर शेयरिंग स्क्रीन विद फैसल भाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि जी मल्टीपल रीजंस हैं जी इसके। आई थिंक वो 3-4 अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही 100% कंपैरिजन ड्रॉ किया लिक्विड पार्टी का और बीजेपी का। जो इजराइल में सोच है वही सोच यहाँ पे है। अनफॉर्चुनेटली दोनों का वहाँ पे जेनोसाइडल मोड में और यहाँ पे प्रॉक्सी यूज ऑफ प्रॉक्सी मोड में टेररिज्म को लीड रखते हुए दीज हैव बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ देयर पॉलिटिकल अप्रोच। दोनों को होम पॉलिटिक्स के ऊपर प्रेशर्स हैं, दोनों को जो फार राइट वाले लोग हैं उनके प्रेशर्स हैं। और मोदी की जो हिंदुत्व की सोच है ना शिराजी साहब, ये बेसिकली दिस इज द माइंडसेट जिसको हमने मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो हुआ है ना, ये जो बाकी वेपन्स हैं, हथियार हैं, फौजें, एप्लीकेशन, प्रॉक्सीज, ये सारी हैंडल हो जाती है। माइंडसेट को माइंडसेट से और सुपीरियर एप्लीकेशन ऑफ आइडियोलॉजी और सुपीरियर एप्लीकेशन अपनी सोच की लगा के आपने उसको करना, क्योंकि ये तो रहेगा जी, प्रोट्रैक्टेड रहेगा। ये एक मोदी निकलेगा, मोदी कल बुचर ऑफ गुजरात था, इसी अमेरिका ने उसको बैन किया हुआ था, ट्रैवल बैन थे, इंटरनेशनल नेशनल इंटरेस्ट बनते रहेंगे, करैक्टर्स आते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस चैलेंज में से इस एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है, रीसेट करके कैसे निकलता है। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक तो वो अपनी पॉलिटिक्स उसकी नीचे जा रही है। इस तरह भी 400 का वो क्लेम करते थे, अंडर 400 रहे, कोलिशन में चले गए, वहां उनको इजराइल को भी ये प्रॉब्लम है। 7 सिस्टर स्टेट्स में प्रेशर्स हैं, रिसर्जेंस हो रही है सिखों की, और उसके बाद कश्मीर तो आपके सामने ही है। और मुसलमान इस वक्त जो है ना, जो पूरा थीम है जी बीजेपी की पॉलिटिक्स का, ये हेट पर बेस किया गया जी। 2024 की यूनाइटेड नेशन की जो एवेल्युएशन रिपोर्ट उसमें बताया कि जी हेट में जो 86% इजाफा हुआ है एंड 74 और समथिंग % इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द मुस्लिम। वक्फ बिल, एंटी मुस्लिम बिल, वो जो स्टेट सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, फिर 370, 35, दीज आर ऑल अगेंस्ट। तो मुसलमान चाहे भारत के अंदर है, मुसलमान चाहे कश्मीर के अंदर है, चाहे बांग्लादेश के अंदर है, चाहे पाकिस्तान के अंदर है, वो मोदी के रडार पे है। और एंटी मुस्लिम, फिर इस्लामोफोबिया का एडवांटेज मिल रहा है उनको वेस्ट से, वॉशिंगटन से, वेस्ट का एक थोड़ा सा एग्जिस्ट तो करता है। फिर इंडो पैसिफिक में जो इसका रोल है, तो मैं इस पे लंबी डिस्कशन नहीं, बट उस रोल को भी वो सामने देखते हुए पूरा फायदा उठाना चाहता है कि वॉच डॉग को इजाजत दे दें। वो सामने चाइना का रखेगा जो मेन कंपिटिटर है वाशिंगटन का, लेकिन वो कहते हैं ना जी, रखेगा उसको सामने, लेकिन टारगेट पाकिस्तान होगा। तो देर अचीविंग मच। और फिर क्विकली आपने कहा ना जी कि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस, और फैसल भाई ने अभी बात की, वो क्यों करेगा? इसलिए तो उसने क्राफ्ट किया है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। उसने अपने आप को तो नंगा नहीं कर रहा, जिस तरीके से ये किया गया, आप फॉल्स फ्लैग है, व्हाई वुड दे गो ना, उसका फायदा नहीं है उसको। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फैसल साहब, इनफैक्ट आपने गवर्नमेंट के एफर्ट को अप्रिशिएट तो किया, लेकिन थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त कुछ जमातें, बल्कि तहरीक इंसाफ का कहा जा रहा है कि इस वक्त भी अपने पर्सनल मैटर्स को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसको लेके गुफ्तगू की जा रही है। बट बॉर्डर के उस तरफ देखें, कांग्रेस के बड़े इख्तलाफात होंगे बीजेपी के साथ, बट अब यूनिटी नज़र आ रही है वहाँ पर। तो आपको लगता नहीं कि इस वक्त जो
पर्सनल स्कोर है वो सेटल करने का मौका नहीं है, यूनिटी का मौका है। लिहाजा इस तरह की बातें ना की जाएँ कि उनको बाहर लाया जाए, उनसे बात की जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कोयटा के अंदर एक ट्रेन को वहाँ पे निशाना बनाया गया, उसके बाद एक इजलास रखा गया, ब्रीफिंग रखी गई, तहरीक इंसाफ नहीं गई। तो थोड़ा सा तर्ज अमल को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपके ख्याल में? ये सब दो बातें हैं। शिकवा जो है वो जायज़ हो सकता है, लेकिन उसकी वजूहत है। जब आप बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर बात करते हैं तो पिछली दफ़ा उनका कांग्रेस का ये शिकायत था कि आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। या तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उनको बुलाया जाता, उनके साथ बैठ के बात की जाती, और फिर कोई ऐसी बात हो तो फिर तो आपका गिला जायज़ बनता है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डेवलप अ पॉलिटिकल कंसेंसस। इस कंसेंसस में अगर आप जो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें आपने देखा कि प्रोविंसेस की जो एब्सेंस थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन तमाम चारों सूबों की, इट वुड हैव बीन बेटर कि चारों वज़रा आला भी वहाँ पे मौजूद होते। क्योंकि चारों सूबों में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं। तो वज़ीर पंजाब तो थी वैसे मेरा ख्याल, उनको तो नहीं, वो भी नहीं थी। अच्छा, वो भी नहीं थी जो पिक्चर आई उसमें। अच्छा, उसमें नहीं थी। तो आई डोंट नो, तो अगर वो थी और बाकी नहीं तो ये ज़्यादा काबिल एतराज़ बात है। लेकिन ये टाइम नहीं है बात करने का। आई टोटली एग्री विद यू कि इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है। एक नेशनल रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान तो सबका है। वी मे नॉट लाइक द सीजर बट वी ऑल लव रोम मोर। पाकिस्तान तो सबका है, इसमें कोई शक। तो हो सकता है किसी को कोई इख्लाफ हो या ना हो, पाकिस्तान के लिए तो सारे इकट्ठे हैं। एंड जो मैसेजेस हमारी तरफ से आए हैं आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। इवन के उनकी फैमिली की तरफ से अलीमा खान ने भी कल पहलगाम में जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उनको हाईलाइट किया है, और उन्होंने कहा है कि दैट इज़ द मोस्ट जो सर 7 लाख की फ़ौज है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो दुनिया का वन ऑफ द इफ नॉट द मोस्ट मिलिट्राइज जोन है, जहाँ पे 7/1 की रेशो है। इसके बावजूद इस किस्म का ऑपरेशन होना इट्स अलार्मिंग। हमारा जो जाफराबाद का एक्सीडेंट हुआ है वो तो बिल्कुल एक फार फ्लंग एरिया है, हमारी वहाँ पे प्रेजेंस ऐसी नहीं है। यहाँ पे होना तो इट्स मोर बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद अगर हम रिसेंट पास में देखें तो जो इंडिया का गुरपंत सिंह का वहाँ पे हुआ है केस अमेरिका में, शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके उनका वीज़ा जो है वो भी कैंसिल किया गया। वहाँ पे वेस्टर्न कोर्ट्स में, कनाडा में और अमेरिका में इंडियंस के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे केसेस पेंडिंग है। इंडियन रॉ जो है इट्स बिन एक्यूज फॉर इंट्रास्टेट टेररिज्म। तो ऐसी सूरत में जो मुझे एक महसूस ये होता है कि हमें जो मीडिया रिटॉरिक्स हैं उनके वो ज़्यादा वो उनकी रीच है और वो कर रहे हैं। तो हमें भी ज़रूरत है कि हमें अपने मीडिया को और की रीच को बढ़ाना चाहिए ताकि आउटरीच हो। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी आवाज़ जो है उस तरह से वहाँ पे नहीं पहुँचती। इंडियन लॉबी जो है वो वाशिंगटन में भी काफ़ी इम्प्रेस कर गई है। देखते हैं कि उनके चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे उनके जो CIA के हेड हो, नेशनल सिक्योरिटी के, तो दे आर और इंडियन ओरिजिन्स, और या उनकी इंडिया के साथ कोई जो है वो टाइज है, जब सारे सौरे थे इन्हें। तो ये अब एक बात वहीं से कम से कम है। तो ये है कि ये चीज़ वी हैव टू टेक इट। लेकिन हमारे पास बहुत मवाद है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि वंस वी स्टार्ट द ट्रायल स्पाइंग, उससे इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि जी हमने बंदा पकड़ा हुआ है, ये हमारे पास एविडेंस है। और कोर्ट ऑफ लॉ और जो ट्रायल होता है जो फिर उसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया आना चाहिए। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान में आने की पूरी इजाज़त दे, और हमारी जो ISPR है और हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, दे मस्ट इनवाइट इंटरनेशनल फैसिलिटेट करें, आप आएँ वहाँ पे देखें क्या है। इंडिया भी वहाँ पे जाए। और जहाँ तक वो जनरल साहब ने कहा कि इंडिया कभी भी नहीं आएगा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे, देन आई वुड से कि सर वी मस्ट इंसिस्ट कि ये होना चाहिए जहाँ पे वो नहीं आते, सो दैट हम अपना केस जो है दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके। इट्स अ लास्ट सेंटेंस, ये नैरेटिव की दुनिया है, नैरेटिव जीतते हैं और नैरेटिव ही हारते हैं। हाँ, लेकिन इनफैक्ट नैरेटिव से कहीं आगे बढ़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका मिलिट्री का बैकग्राउंड है और यकीनी तौर पे आप इस तरह के हालात का गोई के सामना भी किया होगा। तो इनफैक्ट ये जो एस्केलेशन हुई है कुछ नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, क्योंकि जब हमने कह दिया कि एक्ट ऑफ वॉर तो मुर्तकिब हुआ है उसका भारत, तो उसके बाद सिचुएशन आगे जा सकती है। कल भी आपने ब्रीफिंग सुनी होगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की और वज़ीर दिफा की कि कुछ होने वाला है हमारे मुख्तलिफ शहरों में।
तो ये कोई आपको लगता है कन्वेंशनल वार होगी या उसका लेवल कोई ऊपर भी जा सकता है? फिर अगेन हम देखें तो कोई बैलेंस ऑफ पावर तो साइज़ के एतबार से तो इंडिया के फेवर में जाता है। फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? वो जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं उससे पहले कई चीज़ों को देखा जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए शिराजी साहब, पाकिस्तान ने कल जब स्टेटमेंट में ये डिक्लेयर कर दिया कि वाटर जो है वो दैट इज़ आर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। जी, नेशनल वाइटल इंटरेस्ट की इम्प्लीकेशन ये है कि इसको बचाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी विल यूज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट विच इंक्लूड्स न्यूक्लियर। दिस इज अ डेंजरस थिंग। तो पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन बता दी है कि पानी हमारी रेड लाइन। देखिए 25 करोड़ आवाम आप या प्यास से मार लें या फिर लड़ के मार लें, तो बेहतर है कि शायद लड़ के आप अपना पानी ले लेंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन दे दी है। इट नथिंग इज ग्रे इन फ्रॉम पाकिस्तान साइड। ग्रे में भी कोई चीज नहीं छोड़ी, बिल्कुल क्लियर सामने उन्होंने पिक्चर दे दिया। दैट इज द एक्सटेंट। अब होगा क्या या किस तरीके से, देखिए वो इसको लोग कहते हैं जी काइनेटिक एप्लीकेशन। काइनेटिक तो हम ऑलरेडी विक्टिम हो चुके हैं उसकी प्रॉक्सीज का। ये जो BLA, बीहरे, फितना अल खवारिज, ये जो जाफर एक्सप्रेस, दारुल उलूम, हकानिया, आप रोजाना फिर पंजाबियों को उतार के बसों से मार रहे, तो ये काइनेटिक एप्लीकेशन तो इंडिया की हुई है। वो तो आपको मार रहा है, आप ही नहीं कर रहे थे ना। आपने चले जी, आपने रिस्पॉन्सिबल स्टेट रहे हो गए, हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी हैं, हम ब्रदर्स भी हैं। अफगानिस्तान के मामले में हम इमोशनल लोग हैं शिराजी साहब। टाइम हैज कम कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है 2+2 4 की बिल्कुल क्लियर आपने सामने रखना है। ना 5 करेंगे ना 3 करेंगे तो आपको कमिटी ऑफ नेशन में पीपल विल टेक यू सीरियस। न्यूक्लियर हो जाने से आपको सीरियस उस वक्त लेंगे जब तक कौम का मजाज, कौम का एटीट्यूड, कौम की लीडरशिप का एटीट्यूड आप दुनिया को बताएंगे कि नहीं वी मीन इट। अब बालाकोट एक जबरदस्त एक इवेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इवेंट भारत से। उसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी। वो हमेशा ये सोचते थे ये आएंगे नहीं जी। अच्छा, पाकिस्तान को एडवाइजेस भी बड़ी अच्छी देते हैं जी हमारे इंटरनेशनल मुल्क जो है ना। वो लोग फोन करते हैं, कभी चीफ को फोन करेंगे, किसी को करेंगे कि यार आपने कर तो लिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप बड़े अच्छे लोग हैं, वो तो हैं ऐसे, तो आप डीएस्केलेट करें। और यहां तक बालाकोट में पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी, न सिर्फ अपनी कैपेसिटी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज अपनी विल शो की कि हम रिएक्ट कर सकते हैं और हमने किया है। यही अब भी होगा, अब इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जब विल कौम की किसी की आ जाए या नेशन की आ जाए तो फिर इट हैज अ मीनिंग। ये बहुत मीनिंगफुल चीज होती है। तो देखिए जब ये बालाकोट पे अगेन मैं जाता हूं कि बालाकोट का जब इंसिडेंट हो गया, ये उन्होंने तो पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपने यू हैड अ गुड डे, आपने 2 जहाज गिरा दिए, एक उन्होंने खुद अपना हेलीकॉप्टर मरवा दिया है, तो यू हैव अ गुड, इनको थोड़ी सी ना फेस सेविंग देते। तो यहां से ये बताया गया था कि और मिसाइल एक इनको किसी जगह पे फेंकने दें, तो उन्होंने कहा जी अगर एक करेंगे तो 2 जाएंगे, 2 जाएंगे तो 4 जाएंगे। इंडिया इज अ रेड लाइन। पाकिस्तान की फौज का मकसद खत्म हो जाता है, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। कश्मीर इज आवर रेड लाइन, पानी इज आवर रेड लाइन। तो ये सामने एस्केलेशन लिमिटेड भी हो सकती है, कश्मीर के अंदर भी कर सकता है, कुछ अक्रॉस फायर भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। विद मोदी एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं बसीयत मिलिट्री मैन, मैं कभी भी उसकी इंटेंशंस को जज या रीड करने की जहमत भी नहीं करूंगा। मैं उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी देखूंगा और अपना रिस्पॉन्स माउंट करूंगा, विच पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। क्योंकि एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नेशन की विल की बात कर रहे हैं उसमें यूनिटी लाना ताकि दुनिया भी हमें सीरियसली ले। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर APC होती है, एंगेज किया जाता है PTI को, बड़ी जमात है अवान की, तो कोई साथ में इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे, आप अनकंडीशनल जाएंगे और हुकूमत के पीछे खड़े? देखिए इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, ये हुकूमतें तो आती जाती हुकूमत लीड कर रही है, मुल्क जो है वो स्टेट पे है। जब मुल्क में आएगा तो फिर आपको इफ्स एंड बट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं मिलेंगे। हमारी शिकायत इस हुकूमत के साथ है, हम इस मुल्क के साथ नहीं है हमारी, तो बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी आवाज़ है और हम आवाज़ होंगे तो आपकी आवाज़ बहुत लाउड हो जाएगी। लिहाजा आप सीरियस एफर्ट करें। हमारी जो सेशंस हैं उसमें वैसे जैसे हमने 2019 में देखा, बालाकोट के बाद हमारे सेशंस हुए, वहाँ पे हार्ड हिटिंग स्पीचेस हुई, पूरी एक यूनिटी, नेशनल यूनिटी दिखाई गई।
उस वक्त APC भी हुई, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको हेड किया, वहाँ पे तमाम जमातें आईं, पूरी ब्रीफिंग हुई। इसी तरह से अभी भी देखें, हुकूमत के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस जितना बनाएंगे उस तरह से नेशनल रिस्पॉन्स बेहतर होगा। सो इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट हो तो हम शायद कुछ और स्टांस लेंगे, बट इट्स अबाउट पाकिस्तान। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, नो इफ्स नो बट स्टेट। जहाँ पे पानी की ज़रूरत है हमारा लहू गिरेगा, जहाँ पे हमारी फ़ौज का लहू गिरेगा वो उसमें हम भी शामिल होंगे। ये हमारी फ़ौज है, हमारी सिपाही हैं, हमारा मुल्क है, हमारे बॉर्डर्स हैं। हम बाहर वालों से जिस तरह से लड़ाई का एक लड़ना होता है हम लड़ेंगे। बाकी हमारे इंटरनल मामलात हैं, जब वो वक्त हमारे पास है हम वो अपने मामलात घर के अंदर सेटल करेंगे। जनरल साहब, लास्टली, इनफैक्ट आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए कोई इंटरवेंशंस भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया भी चाहेगी कि दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में आमने सामने। जी हाँ, पाकिस्तान ऐसे खित्ते में वाक़या है शिराज साहब कि जो दिस इज़ अ सीरियस रीजन। रशिया न्यूक्लियर है, चाइना न्यूक्लियर है, रशियंस के अपने स्टेक्स हैं इस रीजन में, इंडिया के साथ उनके भी तल्लुकात हैं, चाइना के बहुत सीरियस स्टेक। ये देखिए, ये पाकिस्तान इंडो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना जी, ये मत समझे कि ये दो मुल्कों के दरमियान ही रहेगा, ये पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेगा। अब वॉर्स वैसी नहीं रही, जब वॉर्स आप प्रॉक्सीज के जरिए लड़ते हैं ना जी, तो उसकी डायमेंशंस आर डिफरेंट। वो प्रॉक्सीज यूज करते रहते हैं, सम टाइम पीपल एस्केलेट टू डी एस्केलेट ऑल्सो ना, तो ये तो फिर जाएगा किसी और तरफ जाएगा। आप पानी रोकेंगे, आपके भी फ्रेंड्स हैं, क्रिएट होंगी, स्टेक्स क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक स्टेक्स क्रिएट होंगी। तो अब वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा और वो करेगा तो हम जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लोग ला रहे हैं तो क्या वो आ सकेगी? इट इज नॉट पॉसिबल। उनके भी हार्म होंगे इंटरेस्ट। मैं आप कल $100 बिलियन अगर इन्वेस्ट करना चाहता है सऊदी अरेबिया, तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जो न्यूक्लियर वॉर के धाने पे। तो स्टेक्स क्रिएट होती हैं, होती जाएंगी। आप अपनी स्टेक्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोगों को समझाते हैं। ऑफ कोर्स इंटरवेंशंस होंगी, हो या ना हो, पाकिस्तान रिस्पॉन्स इज रेडी। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और फैसल चौधरी साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ सफारतकारी किस कदर इस मामले में मददगार साबित हो सकती है। छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करते हैं इसको। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत के मायानाज़ नाम और साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जानना ये चाहूँगा इनफैक्ट कि हमने देखा है कि इससे पहले 2019 में गोया कि यूनिलैटरली मकबूजा कश्मीर की हैसियत को भारत ने ख़त्म किया और उसके बाद हम देखते हैं कि अब इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत की डिज़ाइन है ये कितने सीरियस हैं और फिर अगला मूव आपको क्या लगता है कि भारत लेने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि भारत की दो हुकूमतों से तो मैंने डील किया है। एक बीजेपी की थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, एक कांग्रेस की थी ये इनकी मनमोहन सिंह साहब की। मनमोहन सिंह की, जी हाँ, दोनों से डील किया है। हालांकि वो बीजेपी के थे लेकिन उनमें इतनी समझ थी और बड़े, मैं तो समझता हूँ काफ़ी दानिशमंद वज़ीर आज़म थे वाजपेयी साहब। उन्होंने कहा यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। अब नेबर्स जो हैं वो तो ना हम विश अवे कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। अब मोदी साहब का मसला कुछ और है। उनका जो अपनी जो पार्टी इस वक्त जिसको उन्होंने लीड कर रहे हैं उसका दारो मदार उन्होंने ऐसे कर लिया कि जितनी मुसलमानों को गाली दें, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान को गाली दें, बांग्लादेश को दें, उनको वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं। अब ये पहले कभी नहीं था। पंडित नेहरू के दौर में तो बिल्कुल ही नहीं था। हालांकि हमारी उस वक्त भी कशीदगी रहती थी लेकिन वो कशीदगी एक लेवल में थी। अब ये जो हो रहा है ना कि अगर आप मोटिवेटेड बाय रिलीजियस ज़ील, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व सेंटिमेंट, ये हुआ है पहली दफ़ा। मैंने दो हुकूमतों में ये नहीं देखा था जो इनके दौर में देखा है। इसलिए जो आप देख रहे हैं इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसमें हैरान नहीं होना चाहिए जबकि उन्होंने एक फार्मूला परफेक्ट कर लिया है। मोदी साहब ने, उनका फार्मूला यह है कि किसी की परवाह नहीं, ना भारत के क्रिश्चियन की, ना मुसलमान की, ना सिख की। आप सिर्फ 33%, 34 या 35 इतने % वोट ले लें कट्टर हिंदुत्व के सपोर्टर्स के, तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अब ऑपोजिशन क्योंकि डिवाइडेड है, ऑपोजिशन क्योंकि डिवाइडेड है उनका, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो पाकिस्तान इंडिया में है
उनकी जितने भी वोट पड़े 65 पड़े 66%, वो नहीं जीत सकते इनके अगेंस्ट अगर 33% टोटल वोट ब्लॉक इनको पड़ जाए। पहले जो लोग थे उनकी ख्वाहिश होती थी कि माइनॉरिटीज का भी वोट पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का 15% तो शायद मुसलमानों का है, सिखों का, क्रिश्चियंस का मिला के को 18-19% बन जाता है, जो कि किसी मुल्क में की सियासत में एक कलीदी फर्क डाल सकता है। तो ये इनके यहाँ एक नई बात आई है जो कि हमें फैक्टर इन करनी पड़ेगी व्हेन वी डिसाइड अबाउट पाकिस्तान पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया। सही, लेकिन इनफैक्ट अगर हम देखें सर तो किशन गंगा डैम हो, बगलिहार डैम हो, तो इंडस वाटर ट्रीटी की तो ऑलरेडी इंडिया वायलेशन कर रहे है, उसके बाद भी एग्रेशन है। आपने देखा पुलवामा के बाद पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, बट पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा एक कैलकुलेटेड रहता है, बड़ा जी। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हम कुलभूषण को पकड़ते तो हैं लेकिन आज तक मेहमान रखा हुआ है। अब तो डिबेट ये भी हो रही है कि हम उनको भी ट्रायल करें, एक उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं, ताकि हमारी तरफ से भी मैसेज एक जाना चाहिए। तो आप पाकिस्तान के रिस्पांस को कैसे देख रहे हैं सर? पाकिस्तान का जो रिस्पांस है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसका मेजर्ड है, वाइल्ड नहीं है जैसे हिंदुस्तान में एक अजीब और गरीब किस्म का। वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, उनके आप अगर न्यूज़ रूम्स देखें, मैंने देख रहा आजकल जब कोई क्राइसिस होता है तो मैं इंडिया का टीवी देखता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ उनकी क्या पोजीशन है। मैं तो हैरान हो गया हूँ, जब अंग्रेजी के चैनल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे लगता है वहाँ आग लगी हुई है, लोग चीखे मार रहे हैं, अजीब और गरीब। यहाँ हमारे यहाँ हर किस्म के कमेंट होती है पाकिस्तान में टेलीविजन स्टेशंस पे, ना को उछल रहा होता है, ना कूद रहा होता है, ना गालियां दे रहा होता है, ना बद्दुआएं दे रहा होता है। वहाँ तो ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे बद्दुआओं की स्टेज आ गई है। तो इसमें कोई जो वो अब ये क्यों हुआ है? हिंदुस्तान में जो मीडिया है, मैंने डील किया इंडियन मीडिया से पहले जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, और उसके बाद भी इंडियन मीडिया से मेरा इंटरेक्शन रहा है। मोदी साहब के दूसरे इलेक्शन विक्ट्री के बाद एक कलीदी तब्दीली आई है कि मीडिया हैज बीन बॉट ओवर बाय मेजर कमर्शियल इंटरेस्ट इन इंडिया, जो कि आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट मीडिया हो गया है, उसको ओन करते हैं और जो पॉलिसी वो कहते हैं वो चलती है, क्योंकि मोदी साहब के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता बिजनेसमैन कोई भी। तो उसमें भी ये हुआ है कि जो एंकर्स बदल गए हैं और मीडिया की शक्ल ही चेंज हो गई है। मसलन एनडीटीवी एक बड़ा रिस्पेक्टेबल मीडिया चैनल था हिंदुस्तान का, इंडिया टुडे, ये तो एनडीटीवी में अगले दिन देख रहा था, वहाँ भी कोई अजीब गरीब कैफियत हो गई है। तो ये जब आप इस किस्म की वहाँ बंदे रखेंगे और इतना वो आपको इश्तियाल दिलाएंगे इंडियन पब्लिक को, तो मोदी साहब खुद प्रिजनर बन रहे हैं। कोशिश तो उनकी थी वोट जीतने की, वोट जीतने की खातर उन्होंने ऐसे बंदे मीडिया में लाए, और मीडिया में जो बंदे लाए हैं वो तो खुद उनके ऑप्शंस कम कर रहे हैं। मकसद होता है डिप्लोमेसी में कि आपके ऑप्शंस बढ़े रहें, ये ऑप्शंस कम कर रहे हैं और उनको कंपेल कर रहे हैं कि कोई वो ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसमें हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र से, पाकिस्तान तो छोड़ ही दें, मैं तो हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ, शायद हालात अच्छे ना हो। उन्होंने 2019 में इसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी में, हालांकि उनका पकड़ा गया था पायलट, जहाज उनके गिराए गए थे, और अमेरिका ने ये तरदीद कर दी थी कि उन्होंने F-16 पाकिस्तान के गिन लिए हैं। अमेरिका ने इस तरह तरदीद की थी कि एक जर्नलिस्ट को रसाई दे दी थी रिकॉर्ड्स में, उन्होंने कहा हमने गिन ली है पाकिस्तान के F-16, कोई नहीं गिरा। लेकिन उन्होंने इतना भड़का दिया था अपने मीडिया को कि जो वो कहते थे बिलीव करने को तैयार था कि जी इतने बंदे मार दिए हमने, फलाना मदरसा था। बाद में इंटरनेशनल मीडिया गया तो उन्होंने कहा वहाँ तो एक फॉरेस्ट में बॉम्बिंग हुई थी। तो मेरा कहना उसमें यह है कि इस किस्म की जब आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं मुल्क में, तो ये जो हमारी सूरत हाल है वो तो ऐसी है कि मैंने अपनी बुक में रिकॉर्ड किया है कि 10 मरतबा या हम में जंग हुई है या हम जंग के दहाने पे है। 4 मरतबा तो जंग हो चुकी है, लास्ट वन वाज 99। तो यहाँ यू रिक्वायर्ड स्टेट्समैनशिप, बुर्दबारी की जरूरत है कि जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं
इसमें जो सबसे डेंजरस चीज है व्हेन यू एस्केलेशन जो होती है ना, स्पाइरल, ये जो इसमें एस्केलेशन लैडर, उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एस्केलेशन लैडर को, नहीं तो वो आपके हाथ से मामलात निकल जाते हैं। तो एक तो ये लेकिन कसूरी साहब, हमने देखा है कि माजी में जो आपने 2000 कारगिल की जो आपने बात की सर, उसमें तो डिप्लोमेटिक बारल चैनल्स ओपन हुए और अमेरिका ने एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया और डी एस्केलेट के सिचुएशन को। बट अब की बार हमें लग रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का सेंटिमेंट्स है वो कहीं हिंदुस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आज भी जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग थी अमेरिका में, गोया कि वहाँ पे भी ये कहा गया कि अमेरिका स्टैंड विद इंडिया, और साथ में कश्मीर से मुताल्लिक जब सवाल आया तो उस पर नो कमेंट कहा गया। तो आपको लगता नहीं है कि अब अगर ये रवैया इंटरनेशनल कम्युनिटी का होगा तो फिर तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी? बात यूं है कि जब भी कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, जैसे यहाँ हुआ था बलूचिस्तान में ट्रेन वाला वाकया, जाफर एक्सप्रेस, जी हाँ, जब यहाँ हुआ था तो उसमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, सबके बयानात आए थे कंडेमिंग टेररिज्म। तो इससे तो घबराना नहीं चाहिए। हाँ, हमें और ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिबेट की जा सकती हैं, जो कि इन हाउस हमारे यहाँ डिबेट होती भी होगी और होती चली जाएगी। लेकिन ये कि जी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा, ये बात मैं मानता हूँ कि इससे पहले एक दफ़ा नहीं कई मरतबा जब पाकिस्तान इंडिया जंग के करीब थे, और एक मौके पे तो जंग हो गई थी 1999 कारगिल की, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इफेक्टिव रोल प्ले किया था, पॉजिटिव रोल प्ले किया था। अब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि एक तो दुनिया में इतनी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आ रही हैं और उस किस्म का जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर है वो क्रम्बल कर रहा है, ऊपर से क्या अमेरिका इस पोजीशन में है। एक तो ये बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछली दफ़ा तो रोल अदा किया था, उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त नॉर्थ कोरिया के लीडर को मिल रहे थे, कहीं सिंगापुर में या कहीं साउथ कोरिया में मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ होते हुए भी कोई इस किस्म के इशारे दिए थे कि वो इसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पॉम्पियो, उन्होंने तो किताब भी लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इफेक्टिव रोल प्ले किया था क्योंकि मैं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़े लीडर ने मुझे फ़ोन किया रात को, और मुझे रात को उठाया गया और उन्होंने कहा जी ये तो जंग के करीब है, हम तो आपको रोल अदा करें। तो उन्होंने फिर अपने एम्बेसडर्स को वाशिंगटन, ये इस्लामाबाद, दिल्ली में इंस्ट्रक्ट किया, और वो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने इसको सिमर डाउन कराया। अब मुझे नहीं नजर आ रहा कि पता नहीं अमेरिका वो रोल प्ले करेगा या नहीं, आई हैव नो आइडिया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा था माजी में कि मैं पाकिस्तान इंडिया के व्हाट अबाउट सर चाइना, व्हाट अबाउट सऊदी अरेबिया, हमारे कुछ दोस्त ममालिक, उनके बारे में क्या आप ख्याल रखते हैं कि वो चाइना की पोजीशन जो मुझे समझ है, चाइना कोशिश पूरी करेगा, वो इतना ओपनली नहीं बोलते, जिस तरह उनका सिस्टम ऐसा है जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई वेस्ट के मुल्क बोलते हैं, वो थ्रू बैक चैनल ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस मामले को ठंडा कराएं। और सऊदी अरेबिया इज़ इन अ पोजीशन एंड सो इज़ यूएई टू प्ले बैक चैनल रोल, क्योंकि यूएई ने तो क्लेम भी किया था कि पिछले जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन के बाद कुछ सीज़फायर लाइन पे अग्रीमेंट हुआ है, और उसमें ऐसी ज़बान बोली गई है जो कि आमतौर पर फॉरेन ऑफिसर्स बोलते हैं, डीजीएमओज नहीं बोलते। उसमें कहा था हम सीज़फायर कर रहे हैं एंड वी विल ट्राई एंड एड्रेस ईच अदर्स इश्यूज ऑफ कोर कंसर्न्स। कोर कंसर्न तो हमारा कश्मीर और उनका टेररिज्म है। तो मेरा कहना यह था उस वक्त तो और उनके एक एम्बेसडर ने, शायद यूएस बेस्ड थे, उन्होंने क्रेडिट भी क्लेम किया था कि हमने रोल अदा किया है। अब क्या यूएई दोबारा प्ले करेगा? मैं समझता हूँ सऊदी अरब और यूएई इस पोजीशन में है कि वो रोल अदा कर सकें। और आपके लास्टली सर कमेंट के, क्या इस वक्त पाकिस्तान को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? व्हाट इज ऑप्शन लेफ्ट विद पाकिस्तान? क्या करें सर अगर इस पाकिस्तान के लिए तो डिप्लोमेटिक, एक तो ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है वो एसेंशियल है। नंबर 2, कीप द हाउस यूनाइटेड। आई वाज हैप्पी ऑल्दो आई एम अ फार्मर इन पंजाब, लेकिन मुझे जो नहर पे कल अग्रीमेंट हुआ है इनका,
पीपल्स पार्टी नून लीग का मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, हालांकि मेरे जाती इंटरेस्ट के शायद खिलाफ हो, क्योंकि हम समझते हैं पानी कम हो रहा है और सारी दुनिया में डैम्स भी बन रहे हैं और वाटर स्टोरेज भी है, पाकिस्तान में बहुत कम है कंपेयर टू दैट। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी यू कैन नॉट बुलडोज थिंग्स, तो उस लिहाज से आई वेलकम दैट। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मुल्क में आप यकजहती रखें। खुशी की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है, मेरा ख्याल उनका भी एक बयान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था, जैसे दूसरे चीफ मिनिस्टर्स का, और पीटीआई के कुछ लीडर्स ने भी अच्छा बयान दिया था कि हम अपने अवाम और फौज के साथ खड़े हैं अगर कोई खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई हिंदुस्तान एडवेंचरिज्म करता है। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी, साबिक वज़ीर ख़ारजा, बड़ी वसात के साथ बता रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और वो सिचुएशन पाकिस्तान की सियासी क़यादत से क्या तकाजा कर रही है। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान अपना मुकदमा कितना बेहतरीन अंदाज में लड़ सकता है, पाकिस्तान के पास वो क्या नुकात है कि जिनको लेके उन इदारों को और आलमी बिरादरी को कन्विंस किया जा सकता है कि इस वक्त जो भारत के डिज़ाइन वो एग्रेसिव हैं और पाकिस्तान रिसीविंग एंड पे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कस करें प्रोग्राम। एक बार फिर खुश आमदेद। इनफैक्ट ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि अब इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान अपना मुकदमा कितना बेहतर अंदाज में लड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन अहमद बिलाल सूफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि भारत की जानिब से जो इक़दाम लिया गया सिंध ताश माहदे को लेकर, इट्स एक्ट ऑफ वॉर, एक्चुअली से एक्ट ऑफ वॉर। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या करें सर? हम अपना मामला जो है वो दुनिया को समझाएं और दुनिया फिर हमें सपोर्ट भी करे इस पे। मेरा ख्याल है जो बात आपने की है ना दुनिया को समझाने वाली, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आपने पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करना है तो केस जरूरी नहीं कि हर अदालत में आप जाएं, बल्कि आप दुनिया के जो क्रूशल कैपिटल्स हैं, खासतौर पर जो परमानेंट 5 ममालिक हैं जो वोट जिनके पास वीटो का राइट है यूएन चार्टर के फ्रेमवर्क में, वो काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में इन वन वे और दी अदर। तो उनके कैपिटल को कांटेक्ट करके जो भी हमारा रूट है डिप्लोमेटिक, उसको यूज करते हुए ना सिर्फ आप कम्युनिकेशन लिखें बल्कि उस पर लीगल एनालिसिस ऑन द नेचर ऑफ वायलेशंस जो इसमें की जा रही हैं, और साथ साथ जो थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स है वो भी, उसकी भी निशानदेही की जाए, और साथ साथ ये भी बताया जाए कि हमें जो है अगर इस तरह की ये सिचुएशन डिटेरिएट करती है तो ये एंडेंजर करेगी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, लिहाजा P5 की जिम्मेदारी बनती है। तो एक तो ये है कि P5 को अप्रोच करना जरूरी है। दूसरा ये कि रीजन में जो ममालिक हैं, खासतौर पे चाइना, क्योंकि चाइना जो है उसको डी फैक्टो 5 अगस्त 2019 की जो लीगल डेवलपमेंट थी उसके बाद इंडिया ने चाइना को डी फैक्टो कश्मीर डिस्प्यूट का भी पार्टी बना लिया है, क्योंकि लद्दाख पर उन्होंने अपना क्लेम कर दिया था जीबी के अलावा। तो मैं समझता हूँ क्योंकि इस पानी का ताल्लुक बनता है चाइना के साथ, बीइंग एन अपर राइपेरियन, तो चाइना को भी हमें ऑन बोर्ड लेना होगा फॉर्मली इस फ्रेमवर्क में। और जाहिर है जो फॉर्मल फोरम्स हैं उसमें मेरा ख्याल है ये हमें एग्जामिन करना है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फोरम इसमें दिया हुआ है उसको हम कैसे इन्वोक करें क्योंकि इस इन्वोकेशन में हम कोई उनसे पैसों की डिमांड नहीं कर रहे जो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए, हम उनसे स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हैं कि वो विड्रॉ करें इस डिक्लेरेशन को कि ये हमने होल्ड इन अबेंस की है। तो ये डिक्लेरेशन, और चूंकि वो कहते हैं हमने होल्ड इन अबेंस की है, तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे भी तो हो सकता है वो ज्वाइन ना करें, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो उस सूरत में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो और फोरम्स हैं, तो पाकिस्तान को दर हकीकत एक लीगल स्ट्रैटेजी या लॉफेयर की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की तरफ जाना पड़ेगा, और जल्द अज जल्द इसके बारे में पॉलिसी बनानी होगी और पॉलिटिकल सपोर्ट लेनी होगी, और साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको भी इस बारे में बड़ी क्लियर माइंड के साथ मूव करना होगा। अच्छा, इनफैक्ट जो फोरम है इस वक्त इमीडिएट फोरम हो तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक है, लेकिन इससे पहले किशन गंगा डैम हो या बगलेहार डैम हो, उस मामले पे भी पाकिस्तान अपने कंसर्न्स वहाँ के लेके तो गया है, बट उनको सुना नहीं गया। तो कुछ आलमी कवानीन के तनाजुर में वो और कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं कि जिनको लेके हम कम अज़ कम उन बड़े फोरम्स को बताएं कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ जाके बताया जाए कि ये तो बुनियादी राइट्स जो होते हैं, राइट्स टू लिव, उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और उसको लेके भारत को कम अज़ कम एंगेज करके तो इस इक़दाम से रोका जाए। जी, उसमें जिस तरह मैंने कहा, एक तो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1373 के नीचे बनी हुई है,
ये रेजोल्यूशन जो है, इसने ये कमेटी कायम की थी आज से 15-20 साल पहले, और ये कमेटी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एक्टिव है, तमाम ममालिक से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उनको कहती है कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करें। तो इंडिया को अगर इस बारे में ये इशू, ये बिकॉज जो लेटर उन्होंने लिखा है पाकिस्तान को, जो फॉर्मल लेटर अभी तक नेट पर हमें अवेलेबल नजर आ रहा है, उसमें तो उन्होंने जो उज़र बनाया है वो टेररिज्म है। तो टेररिज्म का जो वेन्यू है, जो फोरम है जहां टेररिज्म को डिस्कस, डिबेट या थ्रैश होना है, वो काउंटर टेररिज्म कमेटी है। तो मेरा ख्याल है हम इस तरह की बात को डेवलप कर सकते हैं और साथ साथ ये भी इवेल्युएट कर सकते हैं हम और कौन कौन से लीगल फोरम्स पे जाएंगे, क्योंकि ये जिस तरह आपको पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आपने पहले ये तय करना है कि ये जो डिस्प्यूट या जो झगड़ा है उसकी नेचर डिफरेंस की है या उसकी नेचर जो है वो डिस्प्यूट की है। दोनों के अलग अलग कन्वेयर बेल्ट्स हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में, और अगर ये ट्रीटी इटसेल्फ के ऊपर अटैक है तो फिर तो ये सेल्फ डिफेंस के मामले की तरफ मामला चला जाएगा, जो आर्टिकल 51 का फ्रेमवर्क है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे राइट टू लाइफ इफेक्ट होगा। तो उस सूरत में पाकिस्तान ने इसको एज अ होस्टाइल एक्ट डिक्लेयर कर दिया है और इसको कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तान ने जो काउंटर मेजर्स दिए हैं उसके बाद अगर इंडिया मजीद स्टेप्स ऑपरेशनली ग्राउंड पे लेता है तो फिर पाकिस्तान के पास हक हासिल हो जाएगा कोर्सिव मेजर्स की तरफ जाने का, तो जाहिर एक बेहद डेंजरस डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए इस सारे मामले को पाकिस्तान को बताना चाहिए कि ये इनएविटेबल होगा और पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस नौयत के इक़दामात उठाए, और अगर वो उठाएगा तो वो फिर ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी एंडेंजर होगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल सूफी साहब, बड़ी वजाहत के साथ वो भी बता रहे थे कि इस वक्त दुनिया को समझाने की ज़रूरत है कि भारत को इक़दाम है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है, और उस इक़दाम के नतीजे में ये ख़ित्ता और पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज हो सकती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।